साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत 27 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, या इंग्लिश में कहें तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, या शॉर्ट में इसको आप कह सकते हैं NCLAT, NCLAT। तो यह जो टॉपिक है यह आपका GS के मुख्य परीक्षा के तहत जो टॉपिक दिया गया है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट जो इसके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ समय पहले NCLAT अर्थात राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सीमेंस गमेशा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट के खिलाफ समझौता बकाया राशि का कथित भुगतान न करने संबंधी याचिका खारिज कर दी गई। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है किसके खिलाफ क्या याचिका खारिज की। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह जो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण है क्या। तो इसको देख लेते हैं। तो NCLAT या राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का जो गठन किया गया है यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो यह NCLAT है या राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कंपनियों से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निर्णय करता है, और यह निम्न निकायों तथा कानूनों द्वारा पारित आदेशों व निर्णयों के खिलाफ सुनवाई करता है। कुछ संबंधित इससे निकाय हैं या कुछ पर्टिकुलर निकाय हैं जिनके संबंधित तथा कुछ कानूनों द्वारा पारित आदेशों और निर्णयों के खिलाफ यह सुनवाई करता है। अब वो कौन से हैं इसको देख लेते हैं। पहला है दिवाला और दिवालियेपन संहिता, या शॉर्ट में IBC 2016 की धारा 61 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLAT NCLT, ये NCLT है, और जो कि न्यायाधिकरण जो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण वह NCLAT NCLAT है। तो इसके द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ जो सुनवाई होती है वो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के द्वारा की जाती है। अगला है IBC अर्थात दिवाला और दिवालियेपन संहिता, जो IBC 2016 है उसकी धारा 211 तथा भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के द्वारा धारा 202 के तहत दिए गए आदेशों के प्रति भी यह सुनवाई करती है। इसके अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के निर्णयों के खिलाफ भी यह सुनवाई करने का कार्य करती है। अब यदि इसके स्ट्रक्चर को देखें तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनके परामर्श के बाद की जाएगी। ऐसा नहीं लिखा कि इनके द्वारा की जाएगी, इनके परामर्श से की जाएगी। तथा न्यायाधिकरण जो ये ट्रिब्यूनल है इसके सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति जो है एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि इस चयन समिति में कौन शामिल होंगे। तो चयन समिति में कई लोग शामिल होते हैं। अब कौन कौन शामिल है इसको देख लेते हैं। तो इस चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति ये इस चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा जो सदस्य के रूप में शामिल होते हैं वो कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में जो सचिव होते हैं वो सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। साथ ही कानून और न्याय मंत्रालय में जो सचिव होते हैं ये भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, और वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में जो सचिव होते हैं वो भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अब देखते हैं कि इसके सदस्य चुने जाने के लिए पात्रता क्या है। तो सबसे पहले देखें कि अध्यक्ष किसे चुना जाएगा। अध्यक्ष चुने जाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश अथवा हाई कोर्ट का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश। यदि सुप्रीम कोर्ट को लेंगे तो उसका वर्तमान या कोई पूर्व न्यायाधीश लिया जा सकता है, या यदि हाई कोर्ट के स्तर पर लेंगे तो उसका चाहे वर्तमान का या पूर्व का जो मुख्य न्यायाधीश रहा हो वही व्यक्ति इसका अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा, जो इसके न्यायिक सदस्य होते हैं, न्यायिक सदस्य के तौर पर किसे चुना जाता है। तो किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश अथवा 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक किसी न्यायाधिकरण तथा ट्रिब्यूनल में का न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य अनुभव होने वाले या कार्य अनुभव वाले व्यक्ति को सदस्य चुना जा सकता है। अब तकनीकी सदस्य किसे चुना जाएगा। तो निर्दिष्ट क्षेत्रों में जो भी स्पेसिफिक
एरियाज हैं उसमें विशेष योग्यता, अखंडता और विशिष्ट ज्ञान और 25 वर्ष या उससे अधिक अवधि का अनुभव रखने वाले व्यक्ति का होना आवश्यक है। अब कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो न्यायाधिकरण या जो ये ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि है वो 5 वर्ष होती है और इन्हें अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है। मतलब ये लोग 2 कार्यकाल तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। अगला है ग्रैंड आईसीटी चैलेंज के बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ ग्रैंड आईसीटी चैलेंज है क्या। तो राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से ग्रैंड आईसीटी चैलेंज का आरंभ किया गया है। तो देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो स्मार्ट जल आपूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली विकसित करने हेतु ग्रामीण स्तर पर, तो याद रखिए कहाँ पर, ग्रामीण स्तर पर तैनात किए जाने के लिए नवीन, आधुनिक और किफ़ायती उपाय तैयार करना। मतलब ऐसे स्मार्ट जल आपूर्ति और निगरानी प्रणाली को विकसित करना जिनको ग्रामीण स्तर पर तैनात किया जा सके या स्थापित किया जा सके और जो कि किफ़ायती भी हों। इसके अलावा यह मिशन जो है केवल बुनियादी ढांचों के निर्माण के स्थान पर सेवा वितरण करने पर केंद्रित है तथा मतलब कि इसमें केवल बुनियादी ढांचे पर ही जोर नहीं दिया जाएगा बल्कि उस जो सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन है किस प्रकार से हो इस पे इसका फोकस रहेगा। दूसरी चीज़ कि सर्वश्रेष्ठ उपाय, मतलब इसमें जो भी सर्वश्रेष्ठ तरीका बताएगा तो पेश करने पर 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही जो प्रत्येक रनरअप रहेंगे, रनरअप के लिए 20 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं घर तक फाइबर योजना के बारे में। घर तक फाइबर स्कीम, तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार घर तक फाइबर योजना की शुरुआत बिहार में काफ़ी धीमी है। यहाँ हमें यह बात पता होना चाहिए कि बिहार पहला राज्य है जहाँ अपने सभी 45,945 गाँवों को 31 मार्च 2021 तक इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह घर से फाइबर योजना कहाँ की है, तो मेनली यह आपकी बिहार की है और इनका टारगेट क्या है कि वहाँ के जो भी जितने भी गांव हैं, कितने 45,945, वहाँ तक 31 मार्च 2021 तक इंटरनेट को पहुँचा देना है। अब थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में देखें तो घर तक फाइबर योजना को सितंबर 2020 में जो है प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य जो है गाँवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। इसका जो टारगेट है, इस योजना के तहत बिहार के प्रत्येक गाँव में कम से कम 5 फाइबर टू होम कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं। 5 फाइबर टू होम कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं तथा प्रत्येक गांव में कम से कम एक वाईफाई हॉट स्पॉट भी लगाया जाएगा। हॉट स्पॉट जहाँ से इंटरनेट कनेक्ट किया जा सके। तथा इसका यदि कार्यान्वयन की बात करें, कार्यान्वयन कौन करेगा, तो इस परियोजना को दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित या क्रियान्वित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है लाचित बोर्डफुकन के बारे में। लाचित बोर्डफुकन के बारे में, तो ये एक प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इनके बारे में यदि बात करें तो इनके बारे में जो ये टॉपिक है, यह आपके जीएस के मुख्य परीक्षा की जो प्रश्न पत्र नंबर 1 है, जिसके तहत हिस्ट्री वाला जो पोर्शन उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि प्रधानमंत्री ने लाचित दिवस, किस दिवस पे, तो प्रधानमंत्री ने लाचित दिवस पर लाचित बोर्डफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है लाचित बोर्डफुकन के बारे में। तो लाचित बोर्डफुकन के बारे में देखें तो यह जो है अहोम साम्राज्य कहाँ विस्तारित रहा है, तो मेनली असम में। तो अहोम साम्राज्य में एक ये सेनापति थे। इन्हें सन 1671 में हुए सराय घाट के प्रसिद्ध युद्ध में के लिए जाना जाता है। इस युद्ध में इन्होंने राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में, मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे, राम सिंह प्रथम कर रहे थे। तो उनके द्वारा, मतलब मुगल सेना द्वारा अहोम साम्राज्य पर कब्जा करने के प्रयास को इनके द्वारा जो है लाचित बोर्डफुकन के द्वारा विफल किया गया था। तो इसी वजह से इन्हें जाना जाता है। और यह सराय घाट का युद्ध कब हुआ था, 1671 में। सराय घाट का यह जो युद्ध था, यह गुवाहाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके तट पर लड़ा गया था तथा इनके मतलब वीरता या इनके कार्यों को देखते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात एनडीए के द्वारा वर्ष 1999 से प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को, जो
एनडीए का जो सर्विसेज कैडेट होता है उसको लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। आगे बात करते हैं सर छोटू राम के बारे में। तो 1881 में जन्मे यह ब्रिटिश भारत में पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। ये 1881 में जो पहले पंजाब और वर्तमान का जो रोहतक है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो असली नाम है वो राय रिचपाल था। क्या था? राय रिचपाल था। और इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्पीड़ित समुदाय रहे हैं उनके हित में काफ़ी कार्य किया और इसी उपलब्धि के लिए इन्हें 1937 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। और ये शुरुआत में कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और पंजाब में कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई थी उसके अध्यक्ष भी रहे हैं तथा ये नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। इसके अलावा इनके प्रयासों से 2 कृषि कानून लागू किए गए। पहला 1934 का पंजाब ऋणग्रस्तता राहत अधिनियम तथा 1936 का पंजाब कर्जदार सुरक्षा अधिनियम। इन कानूनों ने किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराया और जमीन पर जोतदार के अधिकार को बहाल किया। इसके अलावा इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो उसमें लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी कार्य इन्होंने किया था। आगे चलते हैं सहकार प्रज्ञा के बारे में। तो प्राथमिक सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई है, तो आत्मनिर्भर भारत में बड़ी भूमिका निभाने में सहयोग करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा देश में ऐसी संस्थाओं से मतलब इन प्राथमिक सहकारी समितियों से जुड़े किसानों के लिए एक अभिनव क्षमता निर्माण मतलब उनकी क्षमता निर्माण के लिए यह एक पहल है जिसका नाम है सहकार प्रज्ञा। तो इसको शुरू किया गया है। इसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों में कृषि मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय, कृषि मंत्रालय के तहत जो स्वायत्त निकाय है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा सहकार प्रज्ञा के तहत किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा सहकार प्रज्ञा के तहत ज्ञान कौशल और संगठनात्मक क्षमताओं को क्या किया जाएगा, किसानों को स्थानांतरित किया जाएगा, मतलब किसानों को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके लिए 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल जो है वो तैयार किए गए हैं। आगे बात लेते हैं जोजिला सुरंग के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है जोजिला टनल के बारे में, ये केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जोजिला सुरंग के निर्माण संबंधी कार्यों के लिए पहले विस्फोट का आरंभ किया गया। मतलब जो वहाँ का पत्थर है या उसको तोड़ने के लिए सुरंग बनाने के लिए तो वह जो कार्य प्रारंभ किया गया है। यह सुरंग जो है श्रीनगर घाटी और लेह लद्दाख के जिला लेह के बीच पूरे साल की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी तथा जोजिला जो है, ये जो जोजिला सुरंग जब बनेगा तो यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक बाई डायरेक्शनल सुरंग है और यह श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह को एक सुरंग के माध्यम से प्रसिद्ध जोजिला दर्रा जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है इससे जोड़ने का कार्य करेगी तथा यह समुद्र तल से 11,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ऑल वेदर जोजिला सुरंग, मतलब सभी मौसम में यह सुचारू रूप से चलने वाली, तो ऑल वेदर जोजिला सुरंग 15 किलोमीटर लंबी होगी। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 15 किलोमीटर लंबी होगी और सर्दियों के दौरान भी सड़क संपर्क इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा या ये सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा यह जो NH1 है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर कारगिल लेह खंड पर यात्रा को हिमस्खलन से मुक्त बनाएगी और सुरक्षा बढ़ाएगी तथा यात्रा का समय जो पहले 3 घंटे लगते थे उसे घटाकर 15 मिनट कर देगी। आगे बात करते हैं किसी कार्रवाई पर रोक या स्टे की समय सीमा के संदर्भ में। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट सहित किसी भी अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी प्रकार की रोक या स्टे जो है वो 6 महीने की अवधि के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब उस 6 महीने में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए कोर्ट के द्वारा कोई आदेश पारित करने की भी आवश्यकता नहीं होगी तथा कार्रवाई पर स्टे का विस्तार जो है उचित कारण दिए जाने पर ही किया जा सकता है। यदि उस स्टे को विस्तारित करना तो उसके लिए कोई उचित कारण बताना होगा तभी वह उसका विस्तार होगा, अदरवाइज वह 6 माह में ही क्या होगा वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो कहा कि कोई भी स्टे कितने समय के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो याद रखिएगा 6 महीने के पश्चात। आगे चलते हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में जो
हाल में चर्चा में था। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इसका जो आधिकारिक नाम है, पहले दूसरा नाम था, फिर इसका नाम अब जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, DNRLM, और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत यह कार्य करता है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित करना और उनकी आर्थिक गतिविधियों को निरंतर सहयोग प्रदान करना तथा उन्हें प्रेरित करना ताकि वह गरीबी से बाहर निकल सकें। तथा ये जो आपका दीनदयाल आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके तहत कई सारी उप योजनाएं हैं। तो उन उप योजनाओं को भी देख लेते हैं। तो पहला जो है वो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है, RSETI इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। तो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, यह जो है एक प्रशिक्षु को बैंक क्रेडिट लेने और अपने स्वयं के उद्यम, सूक्ष्म उद्यम मतलब छोटे कारोबार को शुरू करने में सक्षम बनाता है। मतलब ये ग्रामीण स्तर पे जो बेरोजगार युवा हैं या जो भी युवा हैं उनको बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है और वो छोटे स्तर का कारोबार शुरू कर सकते हैं। तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए दूसरा जो है उपयोजना, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ग्रामीण निर्धनों की सुविधा हेतु स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्वीप भी इसके द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना भी इसके अंतर्गत ही आती है। इसमें क्या होता है कि ग्रामीण इलाकों में इस परिवहन की सुविधा को चलाने के लिए वहाँ के जो लोकल युवा हैं उनको इस प्रकार के वाहन खरीदने के लिए लोन मुहैया कराया जाता है। अगला है भारतीय प्राणी विज्ञान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा स्किन्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन। स्किन्स क्या होता है, एक जीव होता है। तो इस स्किन्स के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्किन्स कहें या स्किंक कहें, तो प्रजातियों के वितरण पर स्किन्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया गया है। इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं वो ये हैं कि भारत जो है स्किन्स की 62 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं और जिनमें से लगभग 57% जो या 33 प्रजातियां जो हैं स्थानिक हैं, वो यहीं की है और कहीं नहीं पाई जाती हैं। ये प्रजातियां जो हैं आमतौर पर देश में सभी प्रकार के आवासों जैसे रेतीले मैदानों, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यदि इसको आप फिगर में देखें तो ये कुछ इस प्रकार से ये दिखाई पड़ता है। इसके बारे में और अन्य चीज़ों देखें तो विश्व भर में स्किन्स की जो है 1602 प्रजातियां हैं, जबकि भारत में 66 हैं, जिनमें से भारत में 4% से भी कम प्रजातियां पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा ये जो स्किंक है इसके बारे में बात करें तो स्किंक जो है ये लंबे आकार की अपेक्षाकृत छोटे अथवा या बिना पैरों वाले, चाहे छोटे पैर या बिना पैरों वाले, ये सरीसृप प्रजाति होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जिसमें आपका सांप भी आता है। इसमें स्पष्ट गर्दन का अभाव होता है। यहाँ पे यदि आप फिगर में देखें तो इसकी गर्दन कोई स्पष्ट नहीं है, तो इसमें स्पष्ट गर्दन का अभाव होता था। इसकी त्वचा जो होती है वो सल्की व चिकनी होती है। आगे बात करते हैं साधना दर्रे के बारे में। तो साधना दर्रा, जिसे पहले नाश्ता चुन दर्रा भी कहा जाता था, यह जम्मू कश्मीर में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। तो याद रखिएगा साधना दर्रा, जिसका पहले नाम क्या था, नाश्ता चुन दर्रा, और ये कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। यह हिमालय में स्थित है और कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की करनाह तहसील को शेष भारतीय प्रशासित घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साधना दर्रा कहाँ पे है, या इसका जो पुराना नाम नाश्ता चुन दर्रा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है स्लीनेक्स 20। तो स्लीनेक्स 20 को देखें तो यह भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो नौसेना का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है भारत और श्रीलंका के मध्य। तो यहाँ स्लीनेक्स SL से क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, और IN से क्या हो गया, इंडिया हो गया। तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 20, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है स्लीनेक्स। और 2020 में इसका 8वां जो संस्करण है वो 19 से 21 अक्टूबर 2022 तक श्रीलंका के त्रिकोमाली के तट पर आयोजित किया गया, तथा जो इसका पहला संस्करण था उसका आयोजन वर्ष 2005 में किया गया था और इस बार 8वां संस्करण आयोजित किया गया।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।